नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ का पहला टॉपिक सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आज आपको सूर्य से रिलेटेड बहुत सी नई जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य है ये सौर मंडल का प्रधान है, यानी कि इसे सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि सौर मंडल के जितने ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं या अन्य आकाशीय पिंड हैं, ये सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। तो आज हम सौरमंडल के प्रधान यानी कि मुखिया सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। आपको पता ही होगा कि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देखते हैं कि जो सूर्य है ये हमारी आकाश गंगा में कहाँ पर स्थित है, यानी कि सूर्य की स्थिति क्या है हमारी आकाश गंगा में। तो पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारी आकाश गंगा है इसका नाम क्या है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। मिल्क यानी कि दुग्ध, वे मेखला, तो दुग्ध मेखला है हमारी आकाश गंगा। और जो सूर्य है ये हमारी आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी। कुछ किताबों में 30,000 प्रकाश वर्ष भी लिखा हुआ है, पर यह लगभग है, याद रखिएगा। एग्जैक्ट डाटा आपसे नहीं पूछा जाता। कई किताबों में 26,000 भी लिखा हुआ है, कई किताबों में 30,000 भी लिखा हुआ है, पर ये दोनों ही लगभग हैं। और विकिपीडिया पर भी 26,000 प्रकाश वर्ष ही लिखा हुआ है। तो आपसे कभी एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि जो सूर्य है ये हमारी आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। और सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी हमारी आकाश गंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसकी परिक्रमा करने की गति पूछी जाती है, कितनी है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। और सूर्य को हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना? 25 करोड़ वर्ष। जबकि ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है, तब भी इतनी बड़ी आकाश गंगा है कि इसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। और इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जब ये एक चक्कर लगा लेता है तो उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्ष पर घूमना मतलब कि जैसे हम बचपन में लट्टू नचाते थे ना, लट्टू को घुमाते थे, तो लट्टू क्या करता था? वो भी अपने अक्ष पर घूमता था। तो ठीक उसी प्रकार सूर्य भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं। तो सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है और उसी के साथ साथ वो आकाश गंगा के भी चक्कर लगाता है। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी है, वो भी अपने अक्ष पर भी घूमती है और उसके साथ ही साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो सूर्य है ये अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको परिभ्रमण यानी कि रोटेशन और परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या होता है ये बता देता हूँ, क्योंकि कई बार इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है और अक्सर इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं और इन्हें हम छोड़ जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि परिभ्रमण
यानी कि रोटेशन क्या होता है? तो परिभ्रमण का मतलब होता है जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लट्टू को नचाते हैं तो वो क्या करता है? वो परिभ्रमण करता है, रोटेट होता है। उसी प्रकार जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है। याद रखिएगा, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है, पर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। तो अब देखते हैं कि परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो परिक्रमण को परिक्रमा भी कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी क्रिया को परिक्रमण या परिक्रमा कहते हैं। तो जिस प्रकार जो चांद है हमारी धरती को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या करता है, तो वो परिक्रमण यानी कि परिक्रमा करता है। जैसे हमारी धरती सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या करती है, तो परिक्रमण यानी कि परिक्रमा करती है। तो आशा करता हूँ आपको परिभ्रमण और परिक्रमण इनके बीच में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, हमको पता होनी चाहिए। इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए सूर्य के बारे में। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला है कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। याद रखिएगा, एग्जैक्ट कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद है कि जो सूर्य का व्यास है ये कितना है। तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। उसके बाद है कि जो सूर्य है ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद है कि जो सूर्य का व्यास है ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना। ये बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि जो सूर्य का व्यास है यह पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। तो आगे है कि ये जो सूर्य है इसको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। तो इस क्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा ही सूर्य को ऊर्जा मिलती है, जिसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में बदल जाते हैं। तो इसी से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और इसी अभिक्रिया से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व कितनी मात्रा में हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा है लगभग 71% और हीलियम की मात्रा लगभग 26.5% और बाकी के जो अन्य तत्व हैं इनकी मात्रा है लगभग 2.5%। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सूर्य में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? हाइड्रोजन की। दूसरे नंबर पे है हीलियम। याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम हमारे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत से प्रश्न सूर्य की संरचना से पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सूर्य की संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। 3 आंतरिक भाग और 3 बाह्य भाग। तो पहले हम 3 आंतरिक भाग देख लेते हैं, उसके बाद 3 बाह्य भाग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आंतरिक भाग कौन सा है? जो केंद्र में है, इसे कोर कहते हैं। हिंदी में कोर या क्रोड कहते हैं। दूसरा आंतरिक भाग है यानी कि सूर्य की दूसरी लेयर है जो कि आंतरिक है, इसका नाम है रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल। और तीसरा आंतरिक भाग है संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन। याद रखिएगा। 3 आंतरिक भाग हो गए। अब 3 बाह्य भाग कौन से हैं? तो चौथी लेयर है, इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल,
फोटोस्फेयर, और पांचवें भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर। और सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना, क्रीड कहते हैं। तो याद रखिएगा, 3 आंतरिक भाग हैं और 3 बाहरी भाग हैं। ये हमने डायग्राम से समझ लिया। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सूर्य के सबसे आंतरिक भाग यानी कि केंद्र से। तो इसे कोर कहा जाता है, हिंदी में क्रोड या कोर कहते हैं। तो इसे सूर्य का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहीं से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है और केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जिससे यहाँ पर जो सभी पदार्थ होते हैं ये प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ना ये ठोस में होते हैं, ना द्रव में होते हैं, ना गैस में होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान है कि ये जो भी पदार्थ हैं यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा। और यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। हमने पीछे पढ़ा कि जो सूर्य को ऊर्जा मिलती है वो किस क्रिया से मिलती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो यहीं पर वो अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, उसी से सूरज को ऊर्जा मिलती है। तो जिससे इसे अपार ऊर्जा मिलती है। तो हमने पढ़ ही लिया कि कोर को सूर्य का पावर हाउस कहते हैं, यहीं से इसको ऊर्जा मिलती है। तो ये हुआ पहला भाग। अब हम इसका दूसरा आंतरिक भाग देखते हैं। तो कोर के बाद अब हम सूर्य का दूसरा आंतरिक भाग विकिरण मंडल के बारे में यानी कि रेडिएटिव जोन के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए है, क्योंकि जो कोर है ये केंद्र में है और जो विकिरण मंडल है ये दूसरा भाग है, आंतरिक भाग। तो इसने कोर को चारों ओर से ढका हुआ है और कोर में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो फिर विकिरण मंडल से आगे बढ़ते हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं, जैसे कि एक्सरे, गामा किरणें या फोटोन। और ये जो हानिकारक किरणें हैं ये पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल है और जो ओजोन परत है इनको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती, जो हानिकारक किरणें हैं। तो याद रखिएगा। तो सूर्य का तीसरा आंतरिक भाग है संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन। यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। तो जो कोर से ऊर्जा निकलती है वो आगे संवहन मंडल से होकर गुजरती है और इसी जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के बहुत से सेल संवहन मंडल में पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इसी को संवहन मंडल कहा जाता है। तो सूर्य के तीनों आंतरिक भाग हमने पढ़ लिए। अब हम सूर्य के तीनों बाहरी भाग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश मंडल। आप देख रहे हैं ये लेयर है प्रकाश मंडल की और ये सूर्य की संरचना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहीं से बहुत से प्रश्न बने हैं। तो जो प्रकाश मंडल है यही वो भाग है जो हमें सूर्य का दिखाई देता है। जिस भाग को हम देख पाते हैं वो प्रकाश मंडल ही है, याद रखिएगा। इसीलिए इसे दृश्य भाग कहते हैं, क्योंकि यही वो भाग है जो हमें दिखाई देता है। और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न बहुत बार बना है कि कौन सा भाग है जो हमें सूर्य का दिखाई देता है। वो है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर। तो प्रकाश मंडल के साथ साथ आपको सौर कलंक यानी कि सनस्पॉट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सौर कलंक क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं ना, तो ये धब्बे जो हैं इन्हीं को सौर कलंक कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से लगातार ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो लगातार सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण होने की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। इन्हीं को सौर कलंक कहा जाता है और इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इनका तापमान सूर्य के तापमान से अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा।
और सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है और इसी 11 वर्षों को हम सौर चक्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो प्रकाश मंडल है यही भाग सूर्य का हमें दिखाई देता है और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सौर कलंक होते हैं ये सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे होते हैं जिनका अपेक्षाकृत तापमान बहुत कम होता है और ये हमें धब्बे जैसे प्रतीत होते हैं। इन्हीं को सौर कलंक कहा जाता है और सौर कलंक की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है जिसे सौर चक्र कहते हैं। तो इतना कुछ हमने इस स्लाइड से सीखा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो प्रकाश मंडल के बाद सूर्य का बाहरी भाग होता है वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। तो यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है जिसे वर्णमंडल कहा जाता है और इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किसे? वर्णमंडल को। याद रखिएगा कि वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। तो वर्णमंडल के साथ साथ आपको सौर ज्वाला के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सौर ज्वाला क्या होती है? सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट होते हैं। तो आपको पता ही है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होती है, यानी कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। तो सूर्य में कई विस्फोट होते रहते हैं। तो इन्हीं विस्फोट को जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य में जो विस्फोट होता है और कई विस्फोट के कारण सूर्य में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो कि लपटों के समान दिखाई देती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसी को सौर ज्वाला कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सूर्य की सतह पर कई प्रकार के विस्फोट होते रहते हैं और कई प्रकार के विस्फोटों के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है और जो कि लपटों के समान दिखाई देती है। इसी को सौर ज्वाला कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो सौर ज्वाला के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि सौर ज्वाला यानी कि जो ये सूर्य से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई है ये पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ये अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पन्न हुई है ये पृथ्वी तक पहुंच जाती है, पर ये पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल है इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और ये जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा है ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाती पर वायुमंडल से घर्षण जरूर करती है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसे घर्षण करती है जिसके कारण एक रोशनी दिखाई पड़ती है। तो याद रखिएगा इसी रोशनी को ऑरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरोरा। और यही रोशनी जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, अगर ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में दिखाई दे तो इसे ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है और अगर दक्षिणी ध्रुव में दिखाई दे तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। याद रखिएगा यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और वैसे भी अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिण में है, तो इसी से आप रिलेट करेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को कि ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला है ये घर्षण करेगी, तो जो रोशनी होगी उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे दक्षिणी ध्रुव पर। अगर उत्तरी ध्रुव पर तो उसे ऑरोरा बोरियलिस कहेंगे। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। तो सूर्य के 5 भाग हमने पढ़ लिए, अब इसका आखिरी और छठा भाग देखते हैं जिसे कहा जाता है कोरोना। हिंदी में कोरोना या किरीट कहते हैं। तो ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं है। कोरोना जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्राउन यानी कि मुकुट। तो इसे भी सूर्य का मुकुट कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोरोना। तो यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सूर्य का कोरोना वाला भाग है इसे केवल जब सूर्य पर ग्रहण लगता है ना, पूर्ण ग्रहण लगता है, तो जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को कोरोना कहा जाता है और इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सूर्य के किस भाग को
सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो कोरोना वाले भाग को सूर्य का मुकुट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सूर्य के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी सब पढ़ ली। अब हम जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सौर मंडल वाली वीडियो में जब हम सभी ग्रहों के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके साथ कवर कर लेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।